नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बीकानेर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 12 के लिए दोस्तों आपके इतिहास का पूरा कंप्लीटली पेपर दोस्तों हाल सहित देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके फाइनल नए मॉडल पर आ चुके हैं और हाल सहित इस पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। पूरे 80 नंबर का पेपर रहेगा और आपकी परीक्षा में इसमें से 100% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और इसी प्रकार के सभी जो विषय उन सभी के जो मॉडल पेपर है वो हाल सहित हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो आप उसके नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो। हाल सहित सभी विषयों के मिल चुके हैं आपको, तो जाकर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग इतिहास के पेपर का पूरा डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है पर आपको वीडियो एंड तक देखना है। इस बार आपके समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो कंप्लीटली आप लोगों को इसको देखना है। ठीक है, तो ये कुछ निर्देश है जो कि आप लोग पढ़ सकते हो और उसके बाद पेपर शुरू होगा। तो आपके पास सामने सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में दोस्तों स्थित है। यहाँ पर आपके पहला ही प्रश्न आ रहा है कि सिंधु सभ्यता का, तो आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। तो इसमें से आपकी पहला प्रश्न से ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। अगला है किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। कुषाण शासकों को, सुंग शासकों को, मौर्य शासकों को या फिर सातवाहन शासकों को। दोस्तों ये जो आपके सेकंड पार्ट में से लिया गया है, यानी जो सातवाहन शासक है उनको उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से चिन्हित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के दोस्तों प्रवर्तक कौन थे। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कर्नाटक की वीर जो शैव परंपरा थी दोस्तों उसके प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं शंकराचार्य, रामानुज, सुंदरम और बांसवाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपके स यानी बांसवन्ना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। ठीक है, तो हर्षचरित के लेखक हर्षवर्धन नहीं है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो होने वाला है वो आपके होगा बाणभट्ट। ठीक है, तो आपके इसमें ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कॉलेज मैकेंजी द्वारा विजयनगर की जो यात्रा है दोस्तों वो कब की गई थी। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो आपकी होने वाला है वो होगा बे यानी 1800 में इसकी यात्रा की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, सरदार, देव, राय या फिर राजा धीराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर पर होगा वो होगा राय। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है कि अफ्रीका और स्पेन में निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची थी, अफ्रीका और स्पेन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मक्का। ठीक है, उसके बाद अलग कि मुगल काल का रजमनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके इसके नीचे देखने को आपको पर मिलेंगे। ऑप्शंस की यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि रामायण, महाभारत या फिर जो रजमनामा है मुगल काल में जिसका अनुवाद हुआ था वो रामायण के नाम से, या फिर महाभारत या फिर पुराण या फिर उपनिषद। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा महाभारत। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व दोस्तों किसने संभाला था। ठीक है, 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था, नाना साहिब ने, कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, फिर वाजिद अली ने। तो 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1947, ठीक है 1917 में दोस्तों 1977 में कि विभाजन के समय दोस्तों निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया था। ठीक है, विभाजन के समय एक ऐसा कौन सा शब्द था जो कि व्यक्त यहाँ पर दोस्तों नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा विद्रोह है। ठीक है, उसमें विद्रोह है जो दोस्तों शब्द है वो एक व्यक्त नहीं किया गया था। ठीक है, मार्शल लॉ, मारामारी, हुलर ये सभी प्रयुक्त किए गए थे। तो जो 10th है उसका राइट आंसर ये हो जाएगा विद्रोह है। ठीक है, फिर संविधान सभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री के पूरे 12 यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद आपके दोस्तों आएंगे रेगिस्तान की पूर्ति वाले प्रश्न जो कि आप लोग देख पा रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी दोस्तों थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अध्ययन किया था। तो ये आपके पहले पार्ट में से क्वेश्चन आया है। उन अधिकारी का नाम क्या था, उनका नाम था जेम्स प्रिंस है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2023 में ये प्रश्न छपने की पूरी गारंटी है। ठीक है, अगला है कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान की कौन से पंथियों से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दादू पंथियों से है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिंदी साहित्य, आई थिंक हिंदी साहित्य का भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत में रेलवे की दोस्तों शुरुआत कौन से सन में हुई थी। तो वो 1853 में हुई थी।
मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बातें ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ पर आपको सिर्फ 1853 ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों भारत कब लौटे थे? तो 1915 में वो भारत लौटे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 9 जनवरी भी आगे आ सकता है। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, फिर है ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए दोस्तों 1900 कब पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो प्रांतीय संसदों के लिए दोस्तों 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। ठीक है, तो 1937 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर ये एक नंबर के 5 क्वेश्चंस थे जो कि रेगिस्तान यानी फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके आएंगे अति लघुत्मक प्रश्न, जिन प्रश्नों का आपको उत्तर एक या फिर एक शब्द या फिर एक पंक्ति में आप लोग देख सकते हो। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, काफ़ी ज़्यादा इस बार के ऐसे क्वेश्चन भी देखने को आपको लोगों को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज के स्विमिंग पूल में हमें हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? आज के जो स्विमिंग पूल है वो हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो दोस्तों ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमें हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर की बड़े स्थापत्य में शामिल विशाल स्नानागार की याद दिलाते हैं। यानी मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था जो कि आज के स्विमिंग पूल की तरह ही था। ठीक है, उसके बाद 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में दोस्तों परियोजना शुरू हुई थी? ये भी काफी अच्छी क्वेश्चन है कि 1919 में महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुतकांकर के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो आपको यहाँ पर नाम कौन सा नाम याद रखना है? सिर्फ V.S. सुतकांकर ही आपको नाम याद रखना है। ठीक है, V.S. सुतकांकर के नेतृत्व में 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से दोस्तों क्या तात्पर्य था? जो आरंभिक समाज था उसमें बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था? तो बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। ठीक है, यानी गोत्र से जो बाहर विवाह करते थे उन्हें बहिर्विवाह पद्धति कहते थे। ठीक है, अगला अरबी में रचित अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति का दोस्तों क्या नाम है? अरबी में एक अल बिरूनी जो कि एक यात्री था उसके द्वारा एक रचित कृति है यानी किताब है, उसका नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन सबको देखने को मिलेगा। फिर है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन हुए थे ये आपके 6th लेसन में से है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की में अलवार, ठीक है, अलवार किसको अपना इष्ट मानते थे? तो अलवार दोस्तों विष्णु को मानते थे और नयनार जो थे वो शिव को मानते थे। ये दोस्तों दोनों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर है कि मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऊंचे और भव्य दोस्तों प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। ठीक है, मंदिर जो स्थापत्य कला है उसमें गोपुरम किसे कहते हैं? तो जो ऊंचा और बड़ा दोस्तों ऊंचा और भव्य जो विशाल जो प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, उसे गोपुरम कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन सामने आपके आ रहा है कि मुगल बादशाह अकबर ने 1563 वह 1564 में दोस्तों कौन से करों को समाप्त कर दिया था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो उन्होंने कौन से करों को समाप्त किया था? तो 1563 में उन्होंने तीर्थ यात्रा जो कर था वो उसको समाप्त किया और 1564 में जजिया नामक कर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय जनगणना का दोस्तों पहला प्रयास कब किया गया था? तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का दोस्तों ऐलान कब किया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, रट लेना इस क्वेश्चन को कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा 2023 के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को रट लेना चाहिए। छोटे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है, यानी भारत जो एक्ट हुआ था 1937 के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में दोस्तों सरकार बनी थी? तो कांग्रेस की 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला और 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई, यानी 2 प्रांत में गठबंधन सरकारें बनानी पड़ी। 1937 के चुनावों की ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर है संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR जो अम्बेडकर थे वो केंद्र व राज्यों में किसको अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उनका इससे कारण भी था कि केंद्र अगर शक्तिशाली होगा तो देश की एकता ज़्यादा कायम रह सकेगी, वरना राज्य छोटे छोटे टुकड़ों बढ़ता बढ़ता अलग देश बन जाएगा। ठीक है, फिर एक दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से ये जो अतिलोकात्मक प्रश्नों के अंतिम क्वेश्चन रहा है कि हिंदी और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। तो हिंदी और दोस्तों उर्दू के मेल से एक भाषा बनी थी जिसे हिंदुस्तानी भाषा कहते थे और उसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, और फिर दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे लघुतरात्मक प्रश्न, जो कि लगभग आपको 50 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो ये 1+1 क्वेश्चन पहले दे रखा है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कार्यों को दोस्तों स्पष्ट करना है कि धर्मशास्त्र, यहाँ पर आपको लिखना है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य दोस्तों अध्यापन करवाना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना तथा दान लेना और दान देना था। ठीक है, क्षत्रियों का कार्य दोस्तों युद्ध करना था और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना भी था, वेद पढ़ना भी था और यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के कार्यों को आप लोगों को स्पष्ट करना है। तो एक नंबर आपको मिलेगा ब्राह्मणों के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए और 1 नंबर क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व प्रथम जो सहस्त्राब्दी में, ठीक है, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 दोस्तों चिंतकों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले चिंतक थे ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 प्रमुख चिंतन थे। एक तो भारत में दोस्तों महावीर स्वामी थे। ठीक है, उसके बाद एक बुद्ध थे, फिर है यूनान में एक सुकरात भी थे और ईरान में दोस्तों एक जरथुस्त्र भी थे। ठीक है, ईरान में जरथुस्त्र भी थे। तो ये चारों दोस्तों आपके आधे नंबर के क्वेश्चन होगा, यानी कुल मिलाकर आपको 2 नंबर इस क्वेश्चन पे भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं पर अगले क्वेश्चन की ओर कि महात्मा बोध मत विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आई, ये आप लोगों को बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध मत के विकास के बाद महात्मा बुद्ध की कल्पना धीरे धीरे एक मुक्तिदाता के रूप में उभरने लगी। बोधिसत्व की अवधारणा भी पनपने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया जो कि अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे और अर्जित पुण्य से दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक अपूर्ण अंग बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों इन सभी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, अपने विचार यहाँ पर आपको स्पष्ट करने हैं। ठीक है, कितना प्रासंगिक है ये आप बताओगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा, और आपको साथ में स्पष्ट भी करोगे तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। ठीक है, जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है क्योंकि शांति पूर्ण जीवन जीने के लिए सभी प्राणियों को समान अधिकार है। अंत आपसी विश्वास एवं समानता का व्यवहार समाज में शांति एवं सद्भाव ला सकता है। जैन दर्शन पेड़ पौधों एवं कीट पतंगों का पोषण करता है। अंत यह पौधों एवं जानवरों के संरक्षण और पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु आज भी अति प्रासंगिक है। ठीक है, जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत और उसके विचार आप लोगों को इन्होंने स्पष्ट कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की कोई 2 विशेषता आप लोगों को लिखनी है कि पहला यह था कि डाक प्रणाली से व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना और उधार भेजना संभव था, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव था। ठीक है, अगला है कि डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में 50 दिन लगते थे, वही सूचनाएं डाक प्रणाली द्वारा 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत है। आप लोगों को संक्षेप में थोड़ा सा लिखना है बस। ठीक है, कि आप कहाँ तक इसकी तुलना से सहमत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि बर्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना कैसे की थी, यूरोप से की थी, यूरोपीय स्थिति से की थी। वे यूरोपीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रबल समर्थक भी था। अंत उसने लगभग प्रत्येक दृष्टांत में भारत को कमतर बताया, परंतु बर्नियर की तुलना से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि जिस समय वह भारत आया था उस समय सम्राट शाहजहां का सुव्यवस्थित शासन एवं भारत की स्थिति दयनीय नहीं थी। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से आपको लिखने के बाद अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों की किलेबंदी, ठीक है, कि किलेबंदी का आप लोगों को संक्षेप में उल्लेख करना है कि ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि विजयनगर की एक विशाल किलेबंदी, ठीक है, एक विशाल किलेबंदी, इसमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में उपयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। इस किलेबंदी का 3 घेरा बनाया गया था। पहले किलेबंदी से जुटे हुए खेतों को, फिर दूसरे किलेबंदी से नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग को, और तीसरे शास्त्रीय जो केंद्र को घेरा गया था, ठीक है, शासकीय जो केंद्र था उसको भी घेरा गया था। इस प्रकार से इन किलों को घेरा गया था। अगला है मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका पर ये 2 पॉइंट है कि महिलाएं बुआई, निराई व कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल से दाना निकालने का कार्य भी करती थी। साथ में सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, गूंथना एवं कपड़ों पर कढ़ाई जैसे जो दस्तकारी कार्य भी महिलाएं ही करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये कंप्लीट होता है। उसके बाद मुगल कालीन खुद कास्त व पाही कास्त किसानों में अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को कि मुगल काल में 2 तरह के किसान होते थे, एक तो खुद कास्त और एक पाही कास्त, ठीक है। खुद कास्त वे किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी, वे अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे। वहीं पाही पास्त वे किसान थे जो दूसरे गाँवों में ठेके पर खेती करने आते थे। किसान अकाल एवं भूखमरी जैसी आर्थिक परेशानियों के कारण पाही कास्त बनते थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासकों का वंशक्रम आप लोगों को लिखना है कि मुगल शासकों के वंशक्रम के प्रमुख शासक सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब थे। बहादुर शाह जो जफर था वो मुगल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। यहाँ पर आपके कंप्लीटली होता है। उसके बाद उसमें अगला क्वेश्चन है कि 1813 में ब्रिटिश शासन में पेश 5वीं रिपोर्ट क्या थी, ठीक है। तो सन 1813 में दोस्तों ब्रिटिश शासन में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में जमींदारों और रेतों यानी किसानों की अर्जियां तथा अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्टें, राजस्व विवरणों से संबंधित शासकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल तथा मद्रास की राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखी हुई टिप्पणियां सम्मिलित थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों के जो मूल निवासी जो पहाड़िया लोग थे वो खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे और इसलिए कुदाल को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाता है। आगे चलकर राजमहल की पहाड़ियों में संतालों का आगमन हुआ जिन्होंने हल जोतकर स्थायी खेती करना आरंभ किया। अंततः हल को संतालों की शक्ति का प्रतीक माना गया। फिर अगला एक क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जिस समय देश में सामाजिक जो है सांप्रदायिक दंगे भड़के उस समय सद्भाव बहाल करने के लिए गांधी जी की बहादुराना कोशिश से काफ़ी रंग लाई। गांधी जी को पूर्ण विश्वास था कि वे लोगों का हृदय परिवर्तित कर सकते हैं। वे बंगाल से बिहार और कलकत्ता से दिल्ली तक की यात्रा एक अकेली फौज के रूप में निकल पड़े। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की निरंतर अपील की, ठीक है। फिर है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध जो था आपके प्रश्न खंड से आ चुका है। इसमें क्या होगा, आपके बड़े बड़े प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का उत्तर 100 शब्द में आपको देना होगा। फिर है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के विकास के दोस्तों कारणों की आप लोगों को स्पष्ट है या फिर विशेष जो है 16 महाजनपदों के जो विकास के जो कारण थे उनको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो मगध क्षेत्र क्यों ही फेमस हुआ था उसके बारे में कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी। अंतर लोहे से उपकरण और हथियार बनाना आसान होता था। मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। यह हाथी मगध राज्य की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। उसके बाद है कि मगध राज्य में गंगा और उपनदियों से आवागमन सस्ता एवं सुलभ होता था। बिम्बिसार व अजातशत्रु जैसे कुशल सम्राटों की नीतियाँ मगध के विकास के लिए अहम रही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास जी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को परसमझ दृष्टि देखते हैं। विश्लेषण कीजिए। 3 नंबर का दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आपका इसका आंसर देखिए कि भारत जो है वो मध्यकालीन युग से आधुनिक युग में आ चुका है, लेकिन धर्म जातीय पंथ के दोस्तों भेदभाव की जंजीरों में अभी भी जकड़ा हुआ है। धर्म एवं जाति के नाम पर अभी भी कुछ लोग अलगाव की बात करते हैं और अपनी कुटिल नीति में सफल भी होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति भेदभावपूर्ण संकीर्णताओं का विरोध करता है तो
तो क्या होता है और वास्तविक तथ्यों को उजागर करता है। तो ऐतिहासिक जनमानस की कवि कबीर की और उनकी सीख स्मरण हो जाती है, क्योंकि कबीर ने हमेशा समाज के विघटनकारी तत्वों पर तेज प्रहार किया। कबीरदास सत्य की खोज करने के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को उलझने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या दोस्तों कदम उठाए थे। तो विद्रोह का दमन करने के लिए कई कानून पारित किए गए। ठीक है, 1857 के, और उसमें के बाद कि फिर पूरे उत्तर भारत में मोर्चल लागू कर दिया गया। फौजी अफसरों के अतिरिक्त आम जो अंग्रेजों को भी विद्रोहियों को सजा देने का अधिकार दे दिया गया। विद्रोह की एक ही सजा थी, सजा ए मौत। ठीक है, सजा ए मौत, यहाँ पर एक ही सजा थी। ठीक है, फिर है कि जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया और तोपों से मुंह से उड़ा दिया गया। ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां भी मंगाई गई। स्वामी भक्त जमींदारों को पुरस्कृत किया गया था। विद्रोही जमींदारों को जमीनों से बेदखल किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। तो यहाँ पर अगला है, औपनिवेशिक शहरों में निम्नलिखित कारणों से रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाते थे। शहर की आबादी जानने के लिए उसका अच्छा रिकॉर्ड रखा जाता था। शहरों तक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जानने की ये रिकॉर्ड उपयोगी थे। शहर की चारित्रिक विशेषताओं के अन्वेषण के साथ रिकॉर्ड का प्रयोग जो है वो आवश्यक था। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शहरों में यातायात, व्यापारिक गतिविधियां, सफाई, परिवहन और प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं को जानने समझने और उन पर आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए नागरिकों की मृत्यु दर तथा बीमारियों का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड सहायक होते हैं। ठीक है, फिर शहरों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा शहरों के विकास की योजनाएं बनाने के लिए ये रिकॉर्ड उपयोगी होते हैं। फिर आपके निम्नात्मक प्रश्न यहाँ से खंड जो दय है वो यहाँ पर आपके शुरू हो जाता है कि खंड दय के आपके जो प्रश्न है वो आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 6 जो है 3 पेज यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का निचला जो शहर था दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानघर के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी मिलती है, या फिर हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों को आप लोगों को विवेचन करना है। एक क्वेश्चन है 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो इस लोगों को ध्यान रखना है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन यहीं से आएगा। पहला कि मोहनजोदड़ो के निचले शहर की दुर्ग से भिन्नता क्या थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपके 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग था निचला शहर। ठीक है, निचला शहर क्या होता था, और दूसरा था दुर्ग। निचला शहर दुर्ग से भी भिन्न, 2 बातें इनमें भिन्न थी। निचला शहर और दुर्ग में 2 बातें भिन्न थी। वो कौन कौन सी बातें थी। तो दुर्ग जो है वो मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिमी भाग में बना हुआ था। ठीक है, भवन इसके भवन कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने थे। अब दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि जो निचला शहर था वो नीचे बनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि निचला शहर मोहनजोदड़ो के पूर्वी मैदान में था। यहाँ कई भवन ऊंचे चबूतरों पर बने हुए थे जो नींव के कार्य करते थे। ठीक है, फिर दुर्ग में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक एवं भवन स्थित थे, जिनमें माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार उल्लेखनीय है। ठीक है, उल्लेखनीय थे। निचले शहर में योजनाबद्ध तरीकों से बसे हुए भवन मिलते हैं निचले शहर में। ठीक है, निचले शहर में सामान्य लोग रहते थे। फिर दुर्ग पर स्थित संरचनाएं, तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने बन रहा है। दुर्ग पर स्थित जो संरचनाएं थी, ठीक है, वो एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि मोहनजोदड़ो की जो है दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त कुछ अन्य संरचनाएं मिली है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में एक विशाल भवन मिला है जो 230 फीट लंबा और 115 फीट चौड़ा है। इसमें 2 आंगन, एक भंडारघर, कुछ कमरे बने हुए हैं। डॉक्टर मैके के अनुसार इस विशाल भवन में शायद नगर के राज्यपाल निवास करते थे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट एक भवन मिला है जो 80 फीट से लंबा से 80 फीट चौड़ा है और उसकी सतह 20 स्तंभों पर टिकी हुई है। या फिर दोस्तों अथवा का क्वेश्चन था कि हड़प्पा जो वासी थे उनके निर्वाह का तरीका। तो ये भी हम लोग अथवा के क्वेश्चंस भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा कंप्लीटली करेंगे। ठीक है, तो विकसित हड़प्पा संस्कृति का कुछ ऐसे स्थानों पर विकास हुआ जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ विकसित हड़प्पा संस्कृति का कुछ ऐसे स्थानों पर विकास हुआ। ठीक है, समझ आती। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन तथा जानवरों से मांस प्राप्त करना। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, फिर गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरे तथा चावल का प्रयोग यानी जले अनाज के दानों
का बीजों की खोज से पुरातत्व को गहराई लोगों के भोजन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूँ और चाल, सफ़ेद चना और ठीक है, जो दाल, सफ़ेद चना, तिल और उसके बाद क्या है, बाजरा, चावल आदि अनाजों का सेवन करते हैं। हड़प्पा के अनेक स्थलों से गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे तथा चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने भी मिले हैं, परंतु वे अपेक्षाकृत कम हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि जानवरों का मांस का सेवन भी वो लोग करते थे। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि हड़प्पा के स्थलों से के उत्खनन में अनेक, ध्यान रखना अथवा वाला आंसर चल रहा है। ठीक है, हड़प्पा के स्थलों के उत्खनन में अनेक जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें भेड़, बकरी, भैंस या जो दोस्तों सूअर है, ठीक है, सूअर की हड्डियाँ सम्मिलित है। जीव पुरातत्व के अनुसार ये सभी जानवर पालतू है। अनुमान है कि हड़प्पाई लोग इन जानवरों के मांस का सेवन करते थे। इसके अतिरिक्त खुदाई में वरा है, यानी जो दोस्तों हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा के लोग इन जानवरों के मांस का भी सेवन करते थे। मुहिरों पर उत्कीर्ण पंजाब के चित्रों से ज्ञात होता है कि हड़प्पाई जो लोग मछली का भी सेवन करते थे। ठीक है, फिर है मछली तथा पक्षियों के मांस का सेवन करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्खनन में पहली बार, ठीक है, उत्खनन में पहली बार कुछ पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है। इससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता मछली तथा पक्षियों के मांस का भी सेवन करते थे। ठीक है, फिर अगर जानवरों के शिकार होने के बारे में अनिश्चित जानकारी, अभी तक विद्वान लोग ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है, अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इसका मांस जनता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का पुनरुत्थान हेतु। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर लिए। फिर है जनता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का दोस्तों मूल्यांकन कीजिए। फिर निजी पत्रों और आत्मकथाओं में किस व्यक्ति के बारे में क्या बता दिया गया है। तो ये स्रोत सरकारी विवरणों से किस तरह के बिने। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि गांधी जी जन नेता के रूप में स्थितियों में उन्हें एक जन नेता बना दिया गया। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन, ठीक है, फिर 1916 में, फरवरी 1916 में ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये शुरू हुआ। उन्होंने फरवरी को एकदम बदल दिया था। इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यवसायिकों, बुद्धिमानों का आंदोलन न रहकर हजारों श्रमिकों, कारीगरों और जो है उनका ये आंदोलन रह चुका था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि किसानों के उद्धारक है। गांधी जी भारतीय किसानों के लिए उद्धारक के समान थे। ठीक है, वो लोग वे उन्हें गांधी जी, बाबा, और यहाँ पर दोस्तों ये आपके हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है कि बुद्धिजीवी का आंदोलन न होकर हजारों के वादों का था, और यह व्यवसायिकों और बुद्धिजीवियों का आंदोलन न रहकर वो प्रकट करते, महात्मा कहने लगते हैं। ठीक है, तो गांधी जी साधारण वेशभूषा धारण करते थे। उन्होंने परंपरागत जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की। अगला है किसानों के उद्धारक। गांधी जी भारतीय किसानों के लिए उद्धारक के समान थे। लोग उन्हें गांधी बाबा या फिर गांधी महाराज और महात्मा जैसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। वह किसानों की दमनात्मक, जो एक तरह से दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाली, ऊंची दर के करों से मुक्ति दिलाने वाले और उनके जीवन में आनंद, मान मर्यादा लाने वाले और स्वायत्ता वापस लेना चाहते थे। ठीक है, अगला है कांग्रेस में कुछ भारतीय उद्योगपति, व्यापारी भी शामिल हो गए। उनकी सोच थी कि अंग्रेजों द्वारा जो उनका शोषण हो रहा है वह स्वतंत्र भारत में समाप्त हो जाएगा। फिर है गांधी और उसके अनुयायी। ठीक है, 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इन्हें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और समाज सुधारक के रूप में लिखिए। ठीक है, तो 1924 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत जैसी जो हरिजन आंदोलन चलाया था, जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने वाला जो है वो हुआ था। ठीक है, उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया था। ठीक है, तब विदेशों जो है से आकर्षित, ठीक है, उन्होंने
स्वाविध से आयातित वस्त्रों को पहनने के स्थान पर खादी का दोस्तों महत्व पर बल दिया। ठीक है, अथवा का उत्तर क्या है कि निजी पत्रों जो है आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में हम निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन वृत्त आत्मकथाओं या पत्रों के से संबंधित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल, जन्म स्थान, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यवसाय, रुचियों, कठिनाइयाँ तथा जीवन के न्याय हर उतार चढ़ाव का पता लग जाता है। आत्मकथा में जीवन से जुड़ी घटनाएं भी शामिल है। कांग्रेस के आदर्श और प्राथमिकताएं। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है कांग्रेस के। ठीक है, तो कांग्रेस के आदर्श और प्राथमिकताएं। निजी पत्र जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नेहरू जी को लिखे गए, नेहरू जी ने गांधी जी को लिखे था अथवा गांधी जी ने नेहरू या अन्य नेताओं को समय समय पर लिखे। ये कांग्रेस के आदर्श कैसे विकसित हुए, कांग्रेस के कार्यक्रम तथा प्राथमिकताएं, ये हमें उस लिखित पत्रों से पता चलता था। इस पत्रों से हमें कांग्रेस की आंतरिक कार्य प्रणाली तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अलग अलग नेताओं के दृष्टिकोण दोस्तों पता चलता है। विभिन्न नेताओं की चरित्र विशेषताएं, तो दोस्तों यहाँ पर है कि निजी पत्रों के माध्यम से ठीक है, निजी पत्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं की चारित्रिक विशेषताएं अथवा त्रुटि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ही है कि सरकारी ब्यूरो और निजी पत्रों में अंतर। ठीक है, तो सरकारी ब्यूरो से निजी पत्र और आत्मकथाएं बिल्कुल विभिन्नता या लेखकों के लेखकों के जो है ठीक है पूर्वाग्रहों, नीतियों, दृष्टिकोण आदि से प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर प्राय निजी पत्र में दो व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध निजी स्तर जुड़ना जो है वो देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप कैसे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की रेखा मानचित्र है दोस्तों, उसमें इन स्थानों को आपको अंकित करना है। कौशाम्बी, ठीक है, मिथाइल, खेड़ा, पूना और पांडुचेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक टिक बताएंगे। और दूसरा में है चंपारण, धोलावीरा गुजरात, बारदोली गुजरात, मेरठ और सोलापुर में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके कहाँ कहाँ क्या है, मैप एक बार हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, मैप यहाँ पर बड़े अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैप ले लिया है। ठीक है, एक मैप अच्छे से मैंने ले लिया है। तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये जो है मिथाइल, कौशाम्बी, खेड़ा, पूना, पांडुचेरी, बाकी ये कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्यों को दोस्तों अंकित कीजिए। ठीक है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। चंपारण, धौलावीरा, बारदोली, मेरठ, सोलापुर। ठीक है, और ये आपको चिंतित करने भी होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से ठीक है, यहाँ पर सूरजमल की फोटो थी। फिर अब आप लोग देख सकते हो एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम इस बार बड़े क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक मैप ही देंगे और तो क्या देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरठ की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरठ है, फिर है धौलावीरा यानी गुजरात, फिर है जो पिन्स वगैरह हैं वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ठीक है, और इसको लग सकते हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दोस्तों धौलावीरा यहाँ पर है, मेरठ यहाँ पर है, जो वो अलग कोई यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पार्टी तो वैसे ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इस प्रकार से आपके आ जाएंगे नंबर। ठीक है, तो कंप्लीटली मैंने आपको मॉडल पर हल कराया है और पूरे के पूरे प्रश्न बताने की मैंने पूरी संभावना की है। आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा से एक बार पहले इस पेपर को जरूर देख लेना, आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर बनने वाले हैं अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो। ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन जो है वो की है तो। ठीक है, अच्छी जो प्रिपरेशन थी वो अगर की है तो उनके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस में। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।